हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनिशियल लेक्चर है आज हम स्टार्टिंग से, जिसमें हम बात करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या है, किस किस टाइप के होते हैं, जिनको हम आगे चल के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस में फेस करने वाले हैं और उनकी जानकारी क्यों ज़रूरी है। उस जानकारी से हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शंस अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द नेचर ऑफ रिएक्शन हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सारे लेक्चर इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें जो भी बातें बताई जाएंगी पूरी ऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक का बेस है भाई। जिस तरह मोल कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री का बेस है, उस तरह समझ लो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बेस है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यूजुअल ज़्यादातर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे, कोवलेंट कंपाउंड ही होते हैं। कार्बन क्या बनाते हैं? यूजुअली कोवलेंट बॉन्ड। तो रिएक्शंस में क्या होता है? रिएक्शन में पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं, बिल्कुल उसी को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। वही लिखा गया है, ऑर्गेनिक रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि यूजुअली हम कोवलेंट बॉन्ड में ही डील करेंगे। ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड कोवलेंट बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, अब जरा देखिए कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी। साथ साथ में अगर कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन है, यूजुअली कोई रिएक्शन है, यूजुअली जरा देखो कोई रिएक्शन है जिसमें A प्लस बी से बन रहा है C, A प्लस बी से क्या बन रहा है? C। तो हम बोलते हैं कि रिएक्टेंट A और रिएक्टेंट B ने मिल के प्रोडक्ट बनाया है C। आप जरा देखो ऑर्गेनिक में थोड़ा इंपॉर्टेंट एक टर्मिनोलॉजी है सबस्ट्रेट और रिएजेंट का। तो कोई अगर ऑर्गेनिक रिएक्शन है उसमें एक कंपाउंड ऑर्गेनिक वाला है, एक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट, अदरवाइज है वो रिएजेंट, अदरवाइज वो रिएक्टेंट ही है, सॉरी। ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड सबस्ट्रेट एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड रिएजेंट। याद रखिए एज सच दोनों रिएक्टेंट ही हैं, लेकिन अगर कोई इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको सबस्ट्रेट नाम से डिनोट किया जाएगा और इनऑर्गेनिक है तो उसको रिएजेंट नाम से। ये डिफिनीशन जो है बहुत हार्ड एंड फास्ट तो नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर ऐसा भी हो सकता है किसी रिएक्शन में दोनों रिएक्टेंट जो है ऑर्गेनिक नेचर के हो तो फिर वहाँ क्लासीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी यूजुअली हम देखते रहेंगे। जैसे ये है क्लोरोएथेन, इसका जब आगे हम पढ़ेंगे SN2 रिएक्शन, जो भी हो एग्जाम्पल अभी के लिए छोड़ते हैं। ये देखिए ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड और इसका रिएक्शन हमने कराया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड NaOH से, तो ये क्या बन गया? Cl हट के इसमें लग जाता है OH। प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि वो आगे के रिएक्शन है। अभी हम सबस्ट्रेट और रिएजेंट टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा रिएक्टेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको बोलेंगे सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट। और ये देखिए जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको बोलेंगे हम क्या? रीएजेंट। और ये नहीं बोलना है तो फिर दोनों को रिएक्टेंट बोली, इसमें क्या करना है, दोनों रिएक्टेंट ही तो है। तो ये हो गया टर्म सबस्ट्रेट और रिएजेंट का। फिर जरा देखिए नेक्स्ट टर्म है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का, जिनके बारे में आज हम डील करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा। मतलब ये वो चीज़ें हैं, आज मैंने बोला कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। आज वो चीज़ें देखी जाएंगी जिनको ऑर्गेनिक में 11 से 12 तक के ऑर्गेनिक में आप बराबर उन चीज़ों को देखते रहेंगे। तो आज बस उनका इंट्रोडक्शन कि ये ऐसा दिखता है। जिस तरह मूवी स्टार्ट होती है तो इनिशियल बताया जाता है ना कि स्टार्टिंग अल्लू अर्जुन, चाहे जो भी आप लिखते हैं प्लीज़ हीरो हीरोइन के नाम। तो उस तरह समझ लो ये टर्म है, उस तरह आप समझ लीजिए ये सब टर्म है। आप जरा देखिए रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स मोस्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन आप देखेंगे। ऑर्गेनिक रिएक्शन मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है, कई सारे मतलब बिफोर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर यूजुअली मल्टी स्टेप रिएक्शन। उसमें क्या होगा कि फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले कई सारे बीच में इंटरमीडिएट स्पीसीज बनेंगी। फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले कई सारे बीच में इंटरमीडिएट स्पीसीज बनेंगी। हाँ, उनका एग्जिस्टेंस बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, वो आएगा रिएक्शन में और फर्दर तुरंत इतने रिएक्टिव हैं वो सब कि तुरंत कंज्यूम हो जाएंगे। और ऐसे ऐसे रिएक्टिव स्पीसीज को हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। याद करिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो ऐसी चीजें हैं, ठीक है। जरा देखो मतलब अगर ए कोई रिएक्टेंट है और उससे बनने वाला है फाइनल प्रोडक्ट, हम बात कर रहे हैं पी। फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है? पी।
फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है पी। तो पहले मल्टी स्टेप रिएक्शन में क्या होगा, डायरेक्ट ए से पी ना बन के पहले ए से कुछ इंटरमीडिएट बनेगा 1 I1, फिर इंटरमीडिएट I2 और I2 से या और भी बन सकते हैं, बनेगा फाइनल प्रोडक्ट पी। तो फिर जरा देखो इंटरमीडिएट्स का और प्रोडक्ट्स का, भैया पी को आई से अलग क्यों बोल रहे हैं, वाई प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरमीडिएट, वो भी तो बन रहा है भाई, ए से I1 बना, आप इसको इंटरमीडिएट नाम दे रहे हो, उसको प्रोडक्ट नाम दे रहे हो, स्पेशल क्या। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको आप आइसोलेट कर सको, जिसको आप अलग से हटा के रख सको, जिसके बारे में जान सको और आइसोलेट कर सको, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट क्या है, इनको आप आइसोलेट नहीं कर सकते, कुछ स्पेशल टेक्निक्स है हमारे पास जिनसे इनको ऑब्जॉर्व किया गया है, झूठ नहीं है। आइसोलेट नहीं कर सकते तो फिर कैसे पढ़ा रहे हैं इनको, क्योंकि इनको देखा गया है, हमारे पास कुछ टेक्निक्स है जिनसे इनको ऑब्जॉर्व किया जाता है। लेकिन ये क्या है, इनको आप आइसोलेट नहीं कर सकते, ये रिएक्शन में तुरंत आता है, आगे कंज्यूम हो जाता है, तुरंत I1 बनेगा, तुरंत I2 बना लेगा। जब तक फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनेगा तब तक आप बीच में चीज़ें जो बनेंगी उनको आप आइसोलेट नहीं करा सकते, और ऐसे ही रिएक्टिव चीज़ों को बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। आज उन्हीं के बारे में पढ़ना है कि किस किस टाइप के होते हैं, इनके बारे में जानकारी, रिएक्शन के नेचर के बारे में। भाई सिंपल सी बात है, जब आप इनको आइसोलेट नहीं कर सकते तो क्यों इनके चक्कर में पड़े हैं, क्यों इनके बारे में इतना जानना जरूरी है, क्यों स्पेशल टेक्निक से इनको ऑब्जॉर्व किया गया है, क्योंकि हम देखेंगे पूरी ऑर्गेनिक में किसी रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट में क्या मेजर माइनर होगा, परसेंटेज किसका ज़्यादा होगा, और भी बहुत सारे रिएक्शंस के वेरिएशंस जो है वो इंटरमीडिएट्स के नेचर के हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं, इसलिए जानना जरूरी है, इतना इंपॉर्टेंट है। इनके पीछे क्यों पड़े हो भाई, जब आप इनको आइसोलेट नहीं कर सकते, क्यों इनके स्पेशल टेक्निक से ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इन्हीं के बारे में जानना। ठीक है, आज हम बस इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में फर्दर इनके बारे में और चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये होते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, मतलब ये है रिएक्टेंट, और समझ लो रिएक्टेंट, और ये है मेन फाइनल प्रोडक्ट, और ये है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बीच में जो अलग अलग टाइप के रिएक्टिव स्पीसीज बीच में बनती है उन्हीं को बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। हाईली रिएक्टिव है, तुरंत आएगा, तुरंत आगे कंज्यूम हो जाएगा, इनका सिस्टम में अकोमुलेशन नहीं होता है। अब हमको जानना है कि भाई रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनते कैसे हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट से बनते किस किस तरह से है। तो ये बनते हैं ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड से, कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग से बनते हैं, जरा देखते हैं। अब एक कोवेलेंट बॉन्ड, भाई यूजुअली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड को ही डील करेंगे, ज़्यादा कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स को ही डील करेंगे। ठीक है, अब किसी दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड किस किस तरह से ब्रेक हो सकता है वो जरा देख लेते हैं। किसी दो एटम के बीच में, क्योंकि हमको पूरे ऑर्गेनिक में यूजुअली मोस्टली हमको कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स को ही डील करना है, कोवेलेंट बॉन्ड को ही डील करना है। तब देख लेते हैं कि किसी दो एटम के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो किस किस तरह से ब्रेक हो सकता है। पहला है होमोलिसिस। होमोलिसिस, देखो लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, लिसिस का मतलब होता है बॉन्ड ब्रेकिंग, होमो का मतलब कुछ इक्वल, हमने मोल में पढ़ा है होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब कुछ सेम हो जाए थ्रू आउट, हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग चीजें हों। ठीक है, इस तरह कई हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम पढ़ा, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम पढ़ा, तो होमोजीनियस का मतलब ही होता है कहीं ना कहीं कुछ सेम टाइप की चीज। अब देखते हैं यहाँ पे कि होमोलिसिस का मतलब क्या है। होमोलिसिस का मतलब क्या है, व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन two atoms, when a covalent bond between two atoms breaks in such a manner that each atom gets its shared electron। अभी देखें, दोनों को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, ईच एटम गेट्स इट्स शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए होमोलिसिस, होमोलिसिस देखते हैं, अगर दो एटम ए और बी है, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड, भाई ये बॉन्ड कोवेलेंट कैसे बना हुआ है, दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है,
और शेयरिंग की है, तो शेयरिंग से बन गया कोवेलेंट बॉन्ड। अगर ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो जाए कि दोनों को अपना अपना दिया हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस मिल जाए, दोनों ने अपना जो इलेक्ट्रॉन दिया था वो वापस मिल जाए, तो उसको बोलते हैं क्या? होमोलिसिस। होमोलिसिस, ठीक है, होमोलिसिस। अब ये होमोलिसिस से बनते हैं रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स। ये जो ए पे डॉट दिखाया गया उसको पढ़ेंगे ए फ्री रेडिकल, और ये बनता है बी फ्री रेडिकल। तो होमोलिसिस में क्या बनते हैं? रेडिकल। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, होमो का मतलब क्या? वो भैया जो आपने दिया है ले जाइए, दोनों को अपना अपना इलेक्ट्रॉन मिल गया, जिंदाबाद, ठीक है, फ्री रहिए। तो इनके बनते क्या? ये है रिएक्शन इमीडिएट एक टाइप का फ्री रेडिकल। तो होमोलिसिस में क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल्स। आप जरा देखो, तो यूजुअली कई सारे रिएक्शन हम देखेंगे। ये जब हम बात करेंगे रेडिकल्स, रेडिकल्स भाई कोई भी इंटरमीडिएट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनते कैसे हैं इसी रिएक्शन में। तो आगे कई सारे रिएक्शन जब पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में, तो जिस रिएक्शन में कोवेलेंट बॉन्ड का होमोलिसिस हो रहा होगा वो रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनेंगे? रेडिकल बनेंगे। अब होमोलिसिस के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है कि किस किस कंडीशन में हम सोच सकते हैं कि आप देखेंगे भी, प्लीज घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ये बस उनका जो आने वाली चीजें हैं पूरे ऑर्गेनिक में उनको बस बताया जा रहा है कि हाँ ये चीजें आप देखेंगे, इनके बारे में आप पढ़े, उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, उनका एक लाइट इंट्रोडक्शन यहाँ पढ़ाया जा रहा है। तो फेवरेबल कंडीशन क्या है? फेवरेबल कंडीशन फॉर किसका? होमोलिसिस का। होमोलिसिस का फेवरेबल कंडीशन क्या है? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसी रिएक्शन में सनलाइट प्रेजेंस हो, सनलाइट को हम एच न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, अरे फोटोन की एनर्जी, और क्या? सनलाइट। प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ये वो कुछ सिचुएशंस हैं जो होमोलिसिस को प्रमोट करती है। होमोलिसिस को प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। वेपर फेज, वेपर फेज। जरूरी नहीं कि सारे फैक्टर एक साथ हो, जरूरी नहीं कि सारे फैक्टर एक साथ हो। एक भी फैक्टर अगर प्रेजेंट हुआ रिएक्शन में तो वो सपोर्ट करेगा, वो प्रोमोट करेगा कि बॉन्ड की ब्रेकिंग होमोलिटिक तरीके से हो। बॉन्ड की ब्रेकिंग मतलब कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग बिटवीन टू एटम होमोलिटिक तरीके से हो। और ये लिखने, बस लिखने की बात है, जब तक आप रिएक्शन में नहीं देखेंगे, जल्दी ही सनलाइट का प्रेजेंस देखेंगे, मतलब किसी रिएक्शन में, जैसे अभी एल्केन पढ़ेंगे तो एल्केन में फ्री रेडिकल हैलोजेनेशन पढ़ते हैं, वहाँ सनलाइट का प्रेजेंस है, और भी आगे चल के इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी का प्रेजेंट है। तो वहाँ आप देखेंगे ऐसे ऐसे चीज़ें, इस टाइप के कंडीशंस। फिर खरास इफेक्ट एचबीआर का एल्कीन पे रिएक्शन कराएंगे, पेरोक्साइड का प्रेजेंस है। तो इस टाइप के रिएजेंट्स, इस टाइप के रिएजेंट्स जब रिएक्शन में हो तो आप देखिएगा यूजुअली वो रिएक्शन होमोलिटिक, वहाँ पे होमोलिसिस ही दिखाया जाएगा जब ये सारी चीज़ें या इनमें से कुछ चीज़ें प्रेजेंट हो तब। नोट कर। और इनको प्लीज, मैंने कहा कि याद ना करें, जब आप रिएक्शन में देख लें तो अब पता चलेगा कि जिन रिएक्शन में होमोलिसिस होते दिखाया गया है उनमें से कुछ ना कुछ इसमें से प्रेजेंट रहा होगा, उनमें कुछ ना कुछ, यहाँ वेपर फेज वाला रिएक्शन, तो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन प्रेजेंट रही होगी। तो होमोलिसिस में क्या बनते हैं? रेडिकल्स, रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स। अब एक और तरीका है, यहां तो हो गया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा तरीका है अनइक्वल, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियस उसका नाम होगा हेट्रोलिसिस। हेट्रोलिसिस, when a covalent bond between two atoms breaks in such a manner that both the shared electron, both the shared electrons are taken away only by one atom। केवल एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जरा देखिए,
अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां पे। जैसे ए बॉन्ड बी कोवेलेंट बॉन्ड है, अगर भाई दो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में, अगर बी इस तरफ बॉन्ड ब्रेक होता है कि बी को ही दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाए, बी को ही दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो ए पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, बी पे क्या आएगा, माइनस चार्ज। ये है हेट्रोलिसिस, ये है हेट्रोलिसिस। इसमें क्या बनता है भाई, तो कैटायन और एनायन। वहां बनते थे फ्री रेडिकल, होमोलिसिस में क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स, और हेट्रोलिसिस बनते हैं कैटायन और एनायन। दोनों इलेक्ट्रॉन बी की ओर चले गए, दोनों इलेक्ट्रॉन बी की ओर चले गए, बी बना लेगा एनायन, ए बना लेगा कैटायन। और इस टाइप के रिएक्शंस को जहां ये होगा उनको आयनिक रिएक्शन बोलते हैं। पिछला वाला था रेडिकल रिएक्शन और ये है आयनिक रिएक्शन। अरे आयंस बन रहे हैं, इसमें इंटरमीडिएट्स कोई आयंस है, कैटायन और एनायन। और इंपॉर्टेंट बात देखेंगे कि मोस्टली मैं कह रहा हूं, मुझे लगता है 90% से ज्यादा रिएक्शन आपको आयनिक रिएक्शन ही मिलेंगे। आप ऑर्गेनिक में देखेंगे मोर देन 90% रिएक्शंस आर आयनिक इन नेचर। इस टाइप की बॉन्ड ब्रेकिंग, हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग आपको मैक्सिमम रिएक्शन में देखने को मिलेगी, मैक्सिमम रिएक्शन। रेडिकल रिएक्शन बहुत कम है। अच्छा, रेडिकल में एक और बात मैं बता दूं, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर थर्मो पढ़ेंगे तो थर्मो पढ़ेंगे एक टर्म बॉन्ड एनर्जी। थर्मो में एक टर्म पढ़ते हैं बॉन्ड एनर्जी, वो मैं डिटेक्ट कर दे रहा हूं क्योंकि आप थर्मो का पार्ट है, वहां जरूर पढ़ेंगे बॉन्ड एनर्जी। तो किसी बॉन्ड को होमोलिटिक तरीके से जो ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसी को बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। प्रोवाइडेड कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेस फेज में। प्लीज ये मेरा काम नहीं है बताना, थर्मोकेमिस्ट्री में जरूर पूरा बॉन्ड एनर्जी का आप डेफिनेशन पढ़ते हो, बस मुझे याद आया कि ये टर्म डिटेक्ट कर दिया जाए कि अगर कहीं लिखा है बॉन्ड एनर्जी, इसका मतलब Cl2 की मान लेते हैं, H2 की बॉन्ड एनर्जी, आप नेट पे डेटा देखते हो, H2 की बॉन्ड एनर्जी है या तो नहीं डेटा 436 मान लेते हैं किलो जूल पर। H2 की बॉन्ड एनर्जी अगर आप देखते हैं कि H2 की बॉन्ड एनर्जी है 436 किलो जूल पर मोल, इसका मतलब वो इस रिएक्शन को रेफरेंस कर रहे हैं, वो उनका रेफरेंस इस रिएक्शन पे है कि H बॉन्ड H का आपने होमोलिसिस कराया, H बॉन्ड H का होमोलिसिस कराया, दो H रेडिकल बन गए, तो उसमें एनर्जी लगेगी एक मोल H2 के लिए 436 किलो जूल पर मोल। डेटा कुछ और भी हो सकता है, अप्रॉक्सीमेट में बता रहा हूं। तो होमोलिसिस में जो एनर्जी दी जाती है उसको बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। प्रोवाइडेड की चीजें गैसेस, ये भी गैसेस हो, रिएक्टेंट भी गैसेस और प्रोडक्ट भी गैस, हमेशा नहीं बोल सकते। होमोलिसिस में दी जाने वाली एनर्जी को बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, प्रोवाइडेड कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस फेज। चलिए इस बात ये आप फिजिकल केमिस्ट्री में, थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप इसको, लेकिन ध्यान देना जब आएगा टर्म तो पढ़ना उसको। अब देखते हैं, तो आयनिक रिएक्शन इसमें बनते हैं कैटायन और एनायन। अच्छा घबराना मत, दो इलेक्ट्रॉन बी को दो मिले हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन बी की ओर चले गए हैं, लेकिन चार्ज बी पे कितना आया है, माइनस। बहुत बेसिक बात है भाई, इन दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन तो खुद बी का था, जो दो इलेक्ट्रॉन थे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बी का था, बी को एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन मिला है बस एक ही, बी को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो एक ही मिला है, माइनस। ए का भी नुकसान एक ही इलेक्ट्रॉन का हुआ, ए के लिए भी नुकसान एक ही इलेक्ट्रॉन का हुआ, तो ए पे एक प्लस बी पे एक माइनस। इस रिएक्शन में क्या बनते हैं, कैटायन और एनायन। अब इस टाइप के फेवरेबल कंडीशन अगर बात करें तो सबसे फेवरेबल जो मोस्ट है इसके लिए, मोस्ट फेवरेबल कंडीशन जो है आयनिक रिएक्शंस के लिए, और बहुत अच्छी बात है कि ये आप इस टाइप की बॉन्ड ब्रेकिंग, हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग आपको मैक्सिमम रिएक्शन में देखने को मिलेगी। मैक्सिमम रिएक्शन पूरे 12 तक पढ़ते रहेगा ऑर्गेनिक, आपको ये ज्यादा फटाफट मैक्सिमम रिएक्शन। फेवरेबल कंडीशन क्या है, तो इसका तो एक ही फेवरेबल कंडीशन है, ज्यादा तामझाम इसमें है ही नहीं। प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, जैसे वाटर है चाहे और भी पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट क्या करते हैं, ये रिएक्शन इतने कॉमन क्यों है, ये रिएक्शन इतने कॉमन क्यों, पोलर सॉल्वेंट हेट्रोलिसिस को प्रमोट करते हैं। क्यों प्रमोट करते हैं जरा देख लीजिए, पोलर सॉल्वेंट किसी कोवेलेंट बॉन्ड की हेट्रोलिसिस को प्रमोट करते हैं। क्यों, जरा देखते हैं। मान लेते हैं हमने, हमारे पास है ये जो ए बॉन्ड बी, कोई एक डायटोमिक ही मॉलिक्यूल मान लीजिए, और वो वाटर में रखा हुआ है, वो वाटर में रखा हुआ है, डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या है, वाटर में। इस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं वाटर में। तो ये वाटर जो है हाईली पोलर है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला है,
कई बार इसका नाम आपने देखा होगा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अब ये प्रमोट करेगा हेटेरोलिसिस को, मतलब आयनिक रिएक्शन को प्रमोट करेगा। क्यों? वाटर एक हमने टर्म पढ़ा है हाइड्रेशन एनर्जी। जैसे ही A+ आएगा, वाटर का O- वाला एंड, वाटर का O- वाला एंड क्या करेंगे, A+ को चारों ओर से घेर लेंगे। ये प्रोसेस कहलाता है क्या, सॉल्वेशन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। वाटर का जो O वाला डाइपोल है, ठीक है, वो क्या करेंगे, ए कीटायन ए को चारों ओर से सॉल्वेट करेंगे, इसको बोलते हैं सॉल्वेशन, या स्पेसिफिकली वाटर रहेगा तो हाइड्रेशन। ये हाइड्रेशन ही है। अब इस हाइड्रेशन, इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो क्या करेगा, इस बॉन्ड ब्रेकिंग में, भाई बॉन्ड ब्रेकिंग में बिल्कुल एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, ये होटेलिसिस में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। वो एनर्जी प्रोवाइड कहां से हो रही है, वो एनर्जी कंपनसेट कर दे रहा है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कहां से, आप यहां एनर्जी रिक्वायरमेंट है कि हेट्रोलिसिस में एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, लेकिन जब उसका सॉल्वेशन हो रहा है, या चलिए वाटर है तो हाइड्रेशन हो रहा है, तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी, वो मैनेज कर देगा सब, वो मैनेज कर देगा। इतना बड़ा रोल है सॉल्वेंट का। केवल कीटायन का क्यों, केवल कीटायन का क्यों, एनायन का भी हाइड्रोलिसिस होगा। देखिए जरा एनायनिक पार्ट को, वाटर का जो H+ वाला एंड है, मैं बस, भाई सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वाटर ज्यादा देखते हैं यूजुअली, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन पोलर सॉल्वेंट में यही फायदा है। पोलर सॉल्वेंट क्या करते हैं, केटायन और एनायन बनने को प्रमोट करते हैं, क्योंकि वो केटायन और एनायन को क्या करते हैं, सॉल्वेशन के थ्रू स्टेबलाइज करते हैं। अल्टीमेट मतलब है ये। हमने बस वाटर एक एग्जांपल के तौर पे लिया है। तो क्या पोलर सॉल्वेंट आयन के फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं, बिकॉज दे सॉल्वेट बोथ केटायन एंड एनायन, एंड in this process energy is released which compensate for energy required for heterolysis. इसलिए सॉल्वेंट में, खासकर पोलर सॉल्वेंट में आयनिक रिएक्शंस बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन, और ज्यादा आप उन्हीं को देखते हैं। तो मतलब सबसे बड़ी महानता इसमें आप बोले तो सॉल्वेंट की है। सबसे बड़ी महानता, रोल जो इस प्रोसेस में सॉल्वेंट का है, वो प्रोसेस देखिए, सॉल्वेशन जो प्रोसेस है जिसके थ्रू एनर्जी रिलीज हो रही है, वो मैनेज कर रहा है बॉन्ड ब्रेकिंग को, हेट्रोलिसिस। अब तो हमने देखा कि भाई बॉन्ड ब्रेकिंग में होमोलिसिस हुआ, रेडिकल्स बने, कैटायन एनायन बने। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग के थ्रू डिफरेंट टाइप के, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये रिएक्शन के क्या है, इंटरमीडिएट से ही, फाइनल प्रोडक्ट तो नहीं है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग से ही रिएक्शन टाइप के डिफरेंट टाइप के इंटरमीडिएट बनते हैं, डिफरेंट टाइप के इंटरमीडिएट बनते हैं। और इन इंटरमीडिएट्स की जानकारी आगे चल के हमारे रिएक्शंस के प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करने में, उनके स्टेबिलिटी प्रिडिक्ट करने में बहुत काम आने वाली है। तो आज इन्हीं इंटरमीडिएट्स के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, नेक्स्ट है क्या, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। कुछ हमने देख लिया है, केटायन देखा हमने, कार्बोकेटायन मतलब कार्बन प्लस चार्ज, अलग अलग पढ़ेंगे भी, कार्बेनायन कार्बन पे माइनस चार्ज, फ्री रेडिकल कार्बन पे रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन, कार्बीन्स देखेंगे, थोड़े अलग है, नाइट्रेन्स देखेंगे। ये मेनली और भी होते हैं, लेकिन ये मेजर है, ये मेजर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आज जान लेते हैं कि याद उनको किया है। देखो मैंने कहा कि इसको याद नहीं करना है, अरे भाई याद उसको किया जाता है, उस टॉपिक को जो क्या है 2-3 बार आ गया आंख के सामने, तो उसको रखते हैं कि भाई भूल ना जाए। लेकिन ये वो चीजें हैं जो आपको मतलब, पूरा एल्कीन पढ़ेंगे, एल्कीन एल्काइन कार्बोकेटायन कार्बोकेटायन चलता रहेगा। ये तो और कॉमन, हाइड्रोकार्बन में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट आता रहेगा। एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे, वहां कार्बेनायन वगैरह आता रहेगा। रेडिकल्स एल्केन में आएंगे, कार्बिन फिनॉल वगैरह में आएगा। ये वो इंटरमीडिएट है जिनको, जिनके नाम पे आप कई रिएक्शन देखते हैं। ये इंटरमीडिएट बनते कैसे हैं? क्या होता है भाई, किसी रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनेगा, किसी में कार्बेनायन, एंड सो ऑन। अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग इंटरमीडिएट बनते हैं। तो इन रिएक्शंस को आप बार बार देखोगे, आगे पढ़ते जाओगे 12th तक, और बार बार आपके सामने ही आते जाएंगे। आज इनका थोड़ा बहुत बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो पहला है, याद नहीं करना, कार्बोकेटायन। पहला है कार्बोकेटायन, नाम ही सिंपल है कि भाई कार्बन पे प्लस चार्ज। क्या है इसमें, कार्बोकेटायन मतलब कार्बन पे प्लस चार्ज। देखिए, दीज आर
trivalent. These are trivalent species of carbon having three bond pairs, sigma bonds, having three bond pairs and one positive charge on carbon. Three bond pairs and one positive charge on carbon. एग्जाम्पल लिख लेते हैं. CH3 प्लस, नाम क्या है इसका? मिथाइल कार्बोकेटाइन. बहुत सारे मिथाइल कार्बोकेटाइन. CH3 CH2 प्लस, एथाइल कार्बोकेटाइन, प्रोपाइल कार्बोकेटाइन और तमाम तरीके के एटसेट्रा, बहुत सारे कार्बोकेटाइन. चलिए इनका शेप, स्ट्रक्चर सब तो हम देख लेते हैं. बात करते हैं मिथाइल कार्बोकेटाइन की. तो निकाल सकते हैं इसका हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, अपने कोवेलेंट बॉन्डिंग में पढ़ा भी होगा. इसका CH3 प्लस का क्या है हाइब्रिडेशन? sp. sp मतलब ये होता है प्लेनर. प्लीज, तो क्या है ये CH3 प्लस? क्या है? प्लेनर स्पीसीज है. इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? इसका होगा हाइब्रिडेशन, जरा देखते हैं इधर. sp2 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 में sp2 मतलब क्या हुआ? प्लेनर. अब इसको मैंने एक प्लेन में दिखाया है. समझो कि मैंने जो दिखाया है, प्लीज ये नोटेशन क्या है? ये नोटेशन दिखा रहा है कि ये H आपकी ओर है, ये H पीछे और एक ऐसे. मतलब मैंने यहाँ पे CH3 प्लस को अपनी हथेली पे दिखाया. एक कार्बन और तीन हाइड्रोजन इस, समझो कि पाम पे. एक कार्बन और तीन हाइड्रोजन क्या है? ठीक है, इस हथेली पे है. और कार्बन का जो p ऑर्बिटल है अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है बाई sp2, तो मतलब एक p ऑर्बिटल उसका बचा है. इस कार्बन का अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस. ठीक है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. मैंने क्या दिखाया? फ्लैट दिखाया. मैंने रिंग यहाँ पे कार्बोकेटाइन को बोर्ड नहीं, बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन पे आपको दिखाया. बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन पे आपको दिखाया. मतलब ये वाला H आपकी ओर, ये H पीछे, एक H इधर, एक H आपकी ओर, एक H पीछे और एक H ऐसे, एक H ऐसे. और उसमें p ऑर्बिटल बाहर निकला हुआ. क्या है? p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द प्लेन है. तो देखिए, तो चलिए लिख लेते हैं. तो हाइब्रिडेशन इसका क्या हो गया? sp2. शेप क्या हो गया? ट्राइगोनल प्लेनर. ज्योमेट्री भी क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर. बिल्कुल. ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन. ये हो गया शेप. ज्योमेट्री भी बिल्कुल यही होगा, शेप. बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर है. कितने लोन पेयर है? बिल्कुल नहीं, 0 लोन पेयर है. 3 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर है. कोई लोन पेयर नहीं है, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अब एक टर्म आता है, अगर पूछे कोई कि कार्बोकेटाइंस जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक. अब निकालते हैं मैग्नेटिक मोमेंट इसका, जो हमने एटॉमिक में पढ़ा है. स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट. मैग्नेटिक मोमेंट म्यू कितना होता है? उसका फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू अंडर रूट NN+2 बोर मैग्नेट्रॉन. भूला नहीं होगा. अंडर रूट NN+2 बोर मैग्नेट्रॉन. N क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. कितने अनपेयर्ड है भाई? कार्बोकेटाइन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? एक भी नहीं. अरे यार देखो, 3 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर तो है नहीं. तो जो भी है इलेक्ट्रॉन वो पेयर्ड में. हर एक इलेक्ट्रॉन देखो, हर एक बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? हर एक बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन कहीं होगा. ठीक है, कहीं उसकी पोजीशन तो नहीं बता सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो भी है वो पेयर्ड है. इलेक्ट्रॉन जो भी है वो पेयर्ड है. सारे, इसका मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं. तो इसका म्यू कितना आएगा? कार्बोकेटाइन के लिए मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? 0 के बराबर. मतलब ये कार्बोकेटाइन क्या होते हैं? कार्बोकेटाइंस आर डायामैग्नेटिक स्पीसीज, क्योंकि इनका म्यू कितना आ रहा है? 0 के बराबर. से दीज आर डायामैग्नेटिक स्पीसीज. डायामैग्नेटिक स्पीसीज आर
वीकली रिपेल्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वीकली रिपेल्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सारे के सारे पेयर ही तो है, अरे दो बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो, ये तो बॉन्ड पेयर, इसी को तो बोल रहे हैं, दो यहाँ, सब पेयर में। और ये वाला जो है, ये वाला कौन सा ऑर्बिटल है, दिस इज अनहाइब्रिडाइज, चाहे प्योर पी ऑर्बिटल। प्योर बोलने का मतलब इसका, इस पी ऑर्बिटल का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, प्योर पी ऑर्बिटल। अब देखिए, हमने सिंपलेस्ट एग्जांपल लिया है मिथाइल CH3+ का, मिथाइल कार्बोकेटाइन का। अब क्या होगा, इसी में से, अब मिथाइल सबसे सिंपलेस्ट है कार्बोकेटाइन, परिवार का पहला सदस्य। अब इसी में से इन तीनों H को हटा हटा के, इन तीनों H को हटा के आप लगाते रहिए एल्काइल ग्रुप। H की जगह मिथाइल लगा दीजिए, तो बन जाएगा दूसरा वाला प्रोपाइल लगा दीजिए। अब इन तीनों को रिप्लेस करके जब डिफरेंट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप लगाते जाएंगे तो बहुत सारे कार्बोकेटाइन बन जाएंगे। इनका हम आगे क्वेश्चन में यूज भी करेंगे, GOC के जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो। भाई सबसे CH3+ सबसे बेसिक हो गया। अब इन तीनों को H को तीनों रिप्लेस कर दीजिए, चाहे एक रिप्लेस कर दीजिए, किस ग्रुप से, एल्काइल ग्रुप से, चाहे एराइल ग्रुप से। अब बहुत सारे कार्बोकेटाइन बन जाएंगे। फिर से याद कर लीजिए, sp2 हाइब्रिडाइज है कार्बन, ट्राइगोनल प्लेनर है शेप, प्लेन में है तीनों बॉन्ड, एक प्लेन में है, और उस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या है, p ऑर्बिटल इसका, उस प्लेन के परपेंडिकुलर इसका अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है। मैग्नेटिक मोमेंट जीरो, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में है, 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड्स पेयर, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये होते हैं कार्बोकेटायंस आर डायमैग्नेटिक स्पीसीज। अब नेक्स्ट आते हैं टर्म कार्बन आयंस पे। कार्बन आयन, ट्राइवेलेंट स्पीसीज ऑफ कार्बन, trivalent species of carbon having 3 bond pair and 1 negative charge, 3 bond pair and 1 negative charge on carbon। मतलब उसी में जो CH3+ था वहां CH3-, कार्बन आयन मतलब कार्बन पे एन आयन, नेगेटिव चार्ज। एग्जाम्पल देख लीजिए, CH3-, मिथाइल कार्बन आयन, एथाइल कार्बन आयन, ठीक है, और लिखते रहिए भाई, एटसेट्रा। फिर से इसके भी शेप वगैरह को समझ लेते हैं। अगर आपने बॉन्डिंग पढ़ी है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से आप सोच सकते हैं क्या होता होगा ये। अब इसमें है 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर हो जाएगा। यहां हाइब्रिडेशन क्या होगा, निकाल सकते हैं sp3। क्यों sp3, तो 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। शेप क्या है, अगर ज्योमेट्री बोले, इस बार शेप और ज्योमेट्री अलग अलग होगी। ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। लेकिन शेप, शेप क्या है, पिरामिडल, चाहे ट्राइगोनल पिरामिडल जो अमोनिया का होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल देख लो, टेंट, टेंट टाइप का। नॉन प्लेनर स्पीसीज है ये, प्लेनर नहीं। फिर म्यू कितना आएगा, आपने क्या लिखा है, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, कुछ भी लिखा आपने पेयर ही लिखा है, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। हमको क्या चाहिए, अगर म्यू कुछ आना है, मैग्नेटिक मोमेंट कुछ आना है, तो हमारे पास होना चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो भी आपने लिखा है, चाहे बॉन्ड हो चाहे लोन हो, आपने पेयर ही, जो भी इलेक्ट्रॉन है सब कुछ एक साथ तो है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ, देखो सारे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, पेयर में।
ये लोन पेयर हो गए, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो जहां भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में है तो म्यू इसका भी कितना आएगा 0 के बराबर। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, म्यू 0। म्यू 0 मतलब ये भी होते हैं डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक नेक्स्ट टर्म क्या है, फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल क्या होते हैं भाई, न्यूट्रल स्पीसीज ऑफ कार्बन हैविंग 3 bond pairs and one unpaired electron। अब इस बार आया है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन, अनपेयर्ड मार्क करिएगा, पीछे से अब अलग है, ऑन कार्बन। अब ये मतलब ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होते हैं, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। अब ऑड इलेक्ट्रॉन के लिए हमने पढ़ा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन। ऑड इलेक्ट्रॉन का आप डायरेक्ट वो हाइब्रिडेशन वगैरह निकाल नहीं सकते, हाँ कुछ और सोच सकते हैं, कुछ ट्रिक सोच सकते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी साइलेंट है, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ जो भी लिखा जाएगा वाकई इंफॉर्मेशन होगा। अब जरा देखो, दे आर यूजुअली, अब जो लिखा रहा है प्योर इंफॉर्मेशन है। दे आर यूजुअली, इंपॉर्टेंट है यूजुअली, मैं मार्क कर दे रहा हूं, यूजुअली sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब लिख लो प्लेनर। यूजुअली रेडिकल्स क्या होते हैं, प्लेनर नेचर के, जो हमारे पास उनके ऑब्जर्व्ड शेप है वो प्लेनर शेप। आप भाई सिंपल सी बात है, बैलेंस बाउंड थ्योरी से किसी चीज का शेप आप निकाल सकते हैं, किसी का प्रेडिक्ट कर सकते हैं, किसी का नहीं कर सकते, यही है। ऐसा थोड़ा नहीं कि आप मॉलिक्यूल मना कर देंगे, नहीं नहीं भाई, आप रेडिकल को मना कर देंगे, नहीं भाई तुम वैलेंस बाउंड थ्योरी में नहीं आ रहे हो, तुम अपना शेप कुछ मत रखो। हर मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ शेप होगा, कुछ ज्योमेट्री होगी, जो भी हो। आपकी थ्योरी से प्रिडिक्शन हो चाहे ना हो, आपकी लिमिटेशन है। आपकी थ्योरी उसको एक्सप्लेन कर पाए ना कर पाए वो अलग आपकी जिम्मेदारी है भाई। उसमें मॉलिक्यूल तो जैसा है, मॉलिक्यूल चाहे जो भी आयंस हो वो तो वैसे ही होंगे, ठीक है। तो हमारा वैलेंस बाउंड थ्योरी इनके बारे में साइलेंट है, थोड़ा मुश्किल है वहां से बताना इनको डायरेक्ट। तो ये जो लिखा जा रहा है कि ये प्योर इंफॉर्मेशन है। यूजुअली रेडिकल्स प्लेनर नेचर के हैं, sp2 हाइब्रिड यूजुअली। देखेंगे क्यों यूजुअली। अब उनका शेप, एग्जाम्पल बात करें, जैसे मिथाइल रेडिकल है, एग्जाम्पल बात कर ले, एथाइल रेडिकल है, बहुत सारे हैं रेडिकल बनाते रहिए, आइसोप्रोपाइल रेडिकल है, एंड सो ऑन एटसेट्रा। हम बेसिक देख लेते हैं मिथाइल रेडिकल के बारे में। ये देखिए मिथाइल रेडिकल प्लेनर नेचर का है, ये हो गया 3 बॉन्ड पेयर। और जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, जो एक ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है, ये हो गए 3 बॉन्ड पेयर इसके। And this odd electron, this unpaired electron is present in, pure p orbital, unhybridized p orbital, प्योर p orbital, नोट कर लो। प्योर p orbital। तो हाइब्रिडेशन हमने मेंशन कर दिया, शेप है ट्राइगोनल प्लेनर। अब इस बार आएगा म्यू की कुछ वैल्यू आएगी, क्योंकि इसके पास क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो म्यू कितना होगा, √1 1 + 2, ये तो है n+2, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनका म्यू आएगा √3 बोर मैग्नेट्रॉन, √3 बोर मैग्नेट्रॉन। इसका मतलब रेडिकल्स क्या होते हैं, रेडिकल्स आर पैरामैग्नेटिक। अगर म्यू 0 है डायमैग्नेटिक, म्यू कुछ आ रहा है तो क्या बोलते हैं उसको, पैरामैग्नेटिक। रेडिकल्स आर पैरामैग्नेटिक स्पीसीज।
पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। अब यही सिंपल क्या करना है, ये तीनों एच हटाते रहिए, बहुत सारे देखो सबसे सिंपलेस्ट हमने पढ़ लिया। अब इन तीनों एच को हटा के एल्काइल एराइल ग्रुप लगाते रहिए, तमाम तरीके के रेडिकल बन जाएंगे। ये तीनों एच हटाते हटा हटा के अलग अलग ग्रुप लगाते रहिए, बनते जाएगा एराइल। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट बात क्या है, यूजुअली, यूजुअली लिखा गया है। अब मेन बात है, इसका मतलब कुछ अलग भी हो सकते हैं। यूजुअली का मतलब क्या है, कुछ अलग भी टाइप के रेडिकल्स होते हैं, तो उसको लिखना है। बट सम फ्री रेडिकल्स हैव हैव पिरामिडल शेप। भाई थ्योरी आपकी समझा पाए चाहे ना समझा पाए, मॉलिक्यूल चाहे आयन का अपना शेप कुछ तो होगा। हर एक मॉलिक्यूल चाहे आयन चाहे रेडिकल का कुछ तो शेप होगा। आप उसको थ्योरी में एक्सप्लेन कर पाए ना कर पाए तो ठीक है, आप उसको निकाल लेंगे, नहीं कर पाए तो अलग से उनके बारे में पढ़ लेंगे। जैसे किटायन का एनायन का आप निकाल सकते हैं, आपने पढ़ा है बिल्कुल आसानी से। रेडिकल का आप अलग से पढ़ लीजिए। बट सम फ्री रेडिकल्स हैव पिरामिडल शेप। देखते हैं कौन कौन से, मतलब sp3 हाइब्रिड, sp3, CF3 रेडिकल, CF3 रेडिकल, फिर है CHF2 रेडिकल, फिर है CH2F रेडिकल। ये रेडिकल जो है वो पिरामिडल शेप के होते हैं, sp3 है, जहां कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है इन तीन में, sp3। यूजुअली होते हैं वो प्लिनर शेप के, लेकिन कुछ रेडिकल्स पिरामिडल शेप के भी है, जो ये जिनमें वहां पे कार्बन नॉर्मली कार्बन का हाइब्रिडेशन है sp2, इनमें है sp3। कुछ हिंट्स हो सकते हैं, ठीक है। अभी तो भाई सिंपल सी बात है कि प्योर इन्फॉर्मेशन तो लग रहा होगा कि सर बता रहे हैं कि ऐसा होता है, लेकिन कुछ सोच सकते हैं। हम यहां रिफर कर सकते हैं बॉन्डिंग का जो बेंड्स रूल है, वो थोड़ा सोच सकते हैं, वो हमारे काम आएगा। बेंड्स बेंड्स रूल का यहां रेफरेंस ले सकते हैं इसको समझाने के लिए, बस प्लीज। बेंड्स रूल क्या कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ट्राई टू ओवरलैप विथ दैट ऑर्बिटल विच हैव लेस परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, वो चाहता है कि अपने उस ऑर्बिटल से ओवरलैप करे, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करे जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कम। अब देखिए ना, ऊपर क्या था sp2, sp2 में कितना परसेंटेज कैरेक्टर सोच सकते हैं। यहां पे हाइब्रिडेशन बोला था नॉर्मली इनका sp2 होता है, तो sp2 में परसेंटेज एस कितना है, 33.33% एस कैरेक्टर है कि नहीं। चेक करिए ये फ्लोरीन क्यों इस तरह से रहना चाहता है। जब देखो एक भी फ्लोरीन आ गया, एक भी फ्लोरीन आ रहा है, तो वो चीजें sp3 में चली गई। अब इसमें कितना है, sp3 में है 25% एस कैरेक्टर। बस हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों। मॉलिक्यूल तो जैसा होता है उसका वो अपना नेचर तो बदलेगा नहीं। आप समझाइए, आपके पास कुछ रूल है, कुछ हिंट है तो समझाइए, एक्सप्लेन करिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ sp3 में उसको फायदा है। sp3 में हाइब्रिड ऑर्बिटल का है 25% लेस करेक्टर, ठीक है। वही तो चाहिए, वही तो चाहिए लेस इलेक्ट्रो, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को क्या चाहिए, लेस परसेंटेज ऑफ करेक्टर चाहिए। दैट पर बेंड्स रूल। इसलिए फ्लोरीन के केस में ये क्या होते हैं, पिरामिडल शेप के, जहां कार्बन का हाइब्रिडेशन है sp3, बाकी जगह यूजुअली sp2 प्लीनर शेप। अब नेक्स्ट है कार्बीन्स। कार्बीन्स के बारे में, ये भी रिएक्शन के इंटरमीडिएट्स हैं। इनके भी कुछ रिएक्शन तो कोर्स में ही एक दो ही, ज्यादा नहीं। ज्यादा आपके रिएक्शन मिलेंगे कार्बोकेटायन और एनायन वाले। मोस्ट रिएक्शन में आपको इंटरमीडिएट आगे मिलेंगे, वो होंगे केटायन और एनायन वाले। लेकिन जो है कार्बीन्स के भी रिएक्शन आपको खासकर फिनॉल में मिलेगा, फिनॉल और एमाइन में। देख लेते हैं ये इंटरमीडिएट के बारे में। दीज आर न्यूट्रल न्यूट्रल डाइवेलेंट स्पीसीज, न्यूट्रल डाइवेलेंट स्पीसीज ऑफ कार्बन having two bond pairs,
having two bond pairs and two other electrons. Two other electrons which may or may not be paired. ये इंपॉर्टेंट टर्म है, विच मे और मे नॉट बी पेयर। देखते, दो बॉन्ड पेयर और साथ साथ में दो अदर इलेक्ट्रॉन जो पेयर भी हो सकते हैं, पेयर्ड फॉर्म में भी, अनपेयर्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल जरा लिखते हैं। सबसे मेन इसका सदस्य है कार्बीन। इस इंटरमीडिएट का नाम है कार्बीन, CH2। दो इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं, अभी देखेंगे अनपेयर्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं। इस इंटरमीडिएट का नाम है कार्बीन और इस पूरे परिवार का नाम है कार्बीन्स। कार्बीन्स एक फैमिली को डिनोट कर रहा है, उसका सबसे सिंपलेस्ट सदस्य जो है वो खुद कार्बीन है। अब इसी में से हटा के हमने Cl लगा दिया, तो क्या कहलाएगा? डाई क्लोरोकार्बिन। F लगा दिया, डाई फ्लोरोकार्बिन। Br लगा दिया। इस तरह से बहुत सारे कार्बिन बन जाएंगे, एटसेट्रा। डाइक्लोरोकार्बिन, डाइफ्लोरोकार्बिन, डाइब्रोमोकार्बिन एंड सो ऑन। अब देखिए, दे एग्जिस्ट इन टू स्टेट्स। They exist in, carbines exist in two states. पहला है सिंगलेट और नेक्स्ट है ट्रिपलेट स्टेट। सिंगलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट। जो लिखा गया था कि पेयर भी हो सकते हैं, अनपेयर्ड भी, वो इन्हीं स्टेट्स को डिनोट कर रहा था। सिंगलेट स्टेट में ये है सिंगलेट कार्बन। यहां दोनों इलेक्ट्रॉन है पेयर्ड। जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या है? पेयर्ड फॉर्म में। दो इलेक्ट्रॉन है वो है पेयर्ड। कार्बन का यहां पे हाइब्रिडेशन है sp2। सिंगलेट कार्बन क्या होता है? sp2। शेप क्या होगा? बेंट शेप। शेप है बेंट, अरे है तो दो बॉन्ड बेंट शेप है। sp2 में क्या है? sp2 में दो, जो भाई sp2 के कितने ऑर्बिटल? तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल। तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल में से दो ने H के साथ बॉन्ड बना रखा है। भाई कार्बन के तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp2 नाम के तीन, उसमें से दो ने हाइड्रोजन के साथ यहाँ बॉन्ड बना कर रखा है और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में वो जो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन थे वो पेयर्ड फॉर्म में। और ये हो गया इसका, ये इसका क्या है? प्योर p ऑर्बिटल। ये है p ऑर्बिटल जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। देख लीजिए sp2 में क्या क्या है? दो sp2 ऑर्बिटल का H से बॉन्ड बना हुआ है और एक spo2 ऑर्बिटल में वो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में है। पेयर्ड फॉर्म में, मैंने बोला था पेयर भी हो सकता है, अनपेयर्ड भी हो सकता है। sp2 हो गया, बेंट हो गया। अब ये सिंगलेट टर्म डिनोट कर रहा है उस स्पीसीज का स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये उसी की बात कर रहा है। जरा देखिए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू होता है n+1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है? n+1, where n is equal to number of unpaired electron, number of unpaired electron, number of unpaired electron। तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? इसमें कितना आएगा? सारे के सारे तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड ही है भाई। 0+1, 0+1 कितना आएगा? 1। तो वो सिंगलेट टर्म इसके लिए। सिंगलेट टर्म क्या है? सिंगलेट का मतलब ही है कि इसका इस कार्बिन का स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 के बराबर है। इस कार्बिन का स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है वो 1 के बराबर है। अब इसके हम ट्रिपलेट को गेस कर सकते हैं। ट्रिपलेट में लिखने से पहले हम गेस कर सकते हैं कि ऑब्वियस है उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 होगी, तभी तो नाम ट्रिपलेट। 3 होगी। 3 तभी होगी जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 2। 3 तभी होगी जब n की वैल्यू, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 2,
तो वो जो दो पेयर थे इसमें, यहां पे पेयर है, वही दोनों क्या होंगे उसमें अनपेयर। अब ये दोनों टाइप के होते हैं, दे आर टू टाइप्स, दे आर ऑफ टू टाइप। बेंट ट्रिपलेट एंड लीनियर ट्रिपलेट। देखते हैं ना, बेंट ट्रिपलेट एंड लीनियर ट्रिपलेट। बेंट ट्रिपलेट मतलब sp2 हाइब्रिडाइज और लीनियर मतलब sp हाइब्रिडाइज। बेंट ट्रिपलेट मतलब sp2 हाइब्रिडाइज, लीनियर मतलब sp हाइब्रिडाइज। देखिए ये है बेंट ट्रिपलेट। अब इस बार दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है अनपेयर्ड, तभी तो है इसकी मल्टीप्लिसिटी 3 के बराबर। बेंट ट्रिपलेट में क्या होगा भाई, ये sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइज में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, एक इलेक्ट्रॉन कहां है बेंट ट्रिपलेट में, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और एक इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड वो क्या है प्योर p ऑर्बिटल में, प्योर p ऑर्बिटल में। दिस इज बेंट ट्रिपलेट, दिस इज बेंट ट्रिपलेट। इसी तरह से लीनियर ट्रिपलेट में क्या होगा, अब इसमें तो सिंपल है, लीनियर ट्रिपलेट में क्या होगा, अब यहां कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है sp, sp sp हाइब्रिडेशन इसका। अब दो जो p ऑर्बिटल बचे हैं, एक मान लेते हैं px py कुछ बचा है अनहाइब्रिडाइज जो है। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, ये है लीनियर ट्रिपलेट, लीनियर। sp हाइब्रिडाइज्ड। अंतर समझ लेना दोनों में। इसमें जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है, एक है sp2 ऑर्बिटल में और एक है प्योर p ऑर्बिटल में। और उसमें जो दोनों दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दो, वो कहाँ है, वो है प्योर p ऑर्बिटल में। मे भी एक px एक py मान लीजिए, क्योंकि हम pz को यूजुअली हम हाइब्रिडेशन में काउंट करते हैं, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है आपने, बाय डिफॉल्ट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को हम जेड एक्सिस लेते हैं, तो हमने pz को ले लिया, pz को यूज कर लिया sp हाइब्रिडेशन में, और ये px py मान लो कि अनहाइब्रिडाइज जो बच गए, उनमें हमारा हो गया दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। स्पिन मल्टीप्लिसिटी आप निकाल सकते हैं, कितना आएगा 3 के बराबर, ऑब्वियस है, किसी का भी चाहे बेंट ट्रिपलेट हो चाहे लीनियर ट्रिपलेट हो, दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कितने, दो, दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दो, तो ये आएगा 3 के बराबर। अब इनके बारे में कुछ खास बात, और साथ साथ में नीट का क्वेश्चन, नीट में इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, जरा देखते हैं एक बार इनके बारे में, जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक उनका है वो नोट कर लो। अब देखते हैं नीट का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहां ध्यान देना, सिंगलेट में दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ हैं, ट्रिपलेट में दोनों इलेक्ट्रॉन अलग जगह है, दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन अलग अलग जगह पे है। तो यूजुअली यूजुअली ट्रिपलेट कार्बीन्स आर मोर स्टेबल, are more stable than singlet, are more stable than singlet। क्यों भाई, क्यों सिंगलेट से ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि सिंगलेट में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है एक साथ, इनका आपस में होगा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, अरे सेम चार्ज वाले हैं, इनका होगा आपस में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, और जहां रिपल्सन है वहां तो सिस्टम अनस्टेबल होगा ही। इसमें क्या है, ये दो है दूर दूर, जो दो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है दूर दूर है ट्रिपलेट में, तो ट्रिपलेट में वो रिपल्सन है कम,
और ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल स्टेट ऑफ कार्बिन देन सिंगलेट। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट इवन मतलब ग्राउंड जो लेवल है, लो एनर्जी लेवल है, इसका मतलब बोल सकते हैं कि कार्बिन्स का जो लो एनर्जी स्टेट है वो ट्रिपलेट स्टेट होता है यूजुअली। बट इवन सम कार्बिन्स, मतलब बोल सकते क्या ट्रिपलेट में क्या था भाई, दूर रिपल्सन कम था तो लो एनर्जी स्टेट है। सिंगलेट में क्या है, दो एक साथ है, रिपल्सन ज्यादा है तो वो हाई एनर्जी स्टेट है कार्बिन्स का। लेकिन बट इवन सम कार्बिन एग्जिस्ट इन सिंगलेट स्टेट स्पेशली वेयर, सवाल इस पे बेसिस पे आया था नीट में, स्पेशली वेयर सम स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स आर अवेलेबल। आर अवेलेबल, अब ये क्या बात है, स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स आर अवेलेबल। देखते हैं, मतलब सिंगलेट जबकि ज्यादा हायर एनर्जी स्टेट है, फिर भी कुछ कार्बन सिंगलेट में भी एग्जिस्ट करना प्रेफर करते हैं। देखिए क्यों, जैसे ये डाईफ्लोरोकार्बिन, डाईफ्लोरोकार्बिन, डाईक्लोरो भी आएगा आगे, ये इसका सिंगलेट स्टेट की बात कर रहे हैं। डाईफ्लोरोकार्बिन का ये है सिंगलेट स्टेट भाई। sp2 वाले ये तीनों sp2 कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज, ये sp2, ये फ्लोरीन वाला ऑर्बिटल sp2 और प्योर पी ऑर्बिटल खाली। अभी यहाँ तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, फिर भी ये प्रीफर क्यों करता है भाई, यहाँ बिल्कुल दो इलेक्ट्रॉन एक साथ में है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, फिर भी क्यों साथ में है, क्योंकि यहाँ पॉसिबल है, देखो जरा फैक्टर क्या बोला है, वो है स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स। एफ के पास लोन पेयर है और पी के पास कार्बन का पी ऑर्बिटल खाली है, तो इसका यहाँ पे हो जाएगा 2p पाई बैक बॉन्डिंग। पढ़ा हमने बॉन्डिंग में, बिल्कुल 2p पाई बैक बॉन्डिंग यहाँ पॉसिबल है और ये स्टेबलाइज कर रहा है, ये काउंटर कर देगा जो यहाँ से जो रिपल्सन की वजह से जो सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है, वो उसको बैक बॉन्डिंग के थ्रू कुछ ना कुछ कंपनसेट कर देगा, और वो या कंपनसेट से भी ज्यादा, तभी तो इसलिए डाईफ्लोरोकार्बिन सिंगलेट एक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। डाईफ्लोरो डाईक्लोरो ये सब सिंगलेट होते हैं, क्योंकि इनके पास है फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास है लोन पेयर। और भी देख लीजिए बहुत सारे हैं, क्लोरीन भी लगा देंगे हम, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। मैं लेकिन आपको दिखेगा कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा, यहां लगा दीजिए ओ आर, ये भी जरा देखो इसको भी, भाई ओ के पास क्या है, लोन पेयर, ओ के पास है लोन पेयर, अब ओ के पास लोन पेयर, यहाँ फिर से टू पी पाई बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो इस टाइप के कार्बन भी, इस टाइप के कार्बन भी आपको सिंगलेट स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। रिपल्सन को कंपनसेट कर दे रहा है क्या, ये फैक्टर, बैक बॉन्डिंग वाला फैक्टर जो स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, ये मैंने टर्म वहां लिखा है, नोट कर लो इसको। यूजुअली ट्रिपलेट उनका अच्छा स्टेट है, लो एनर्जी स्टेट है, लेकिन अगर कुछ सराउंडिंग एटम सपोर्ट करे, यही मतलब है, ठीक है, ट्रिपलेट स्टेट उनका लो एनर्जी स्टेट है और सिंगलेट हाई एनर्जी स्टेट है, क्योंकि सिंगलेट में होता है दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर सराउंडिंग एटम कोई ऐसा हो जो सपोर्ट करे, बैक बॉन्डिंग को सपोर्ट करे, तो सिंगलेट को भी स्टेबलाइज कर सकता है, सिंगलेट स्टेट को भी अच्छा बना सकता है। कंक्लूजन जरूर समझना, ये तो भाई लैंग्वेज है, आप लाइन बाय लाइन नहीं याद कर सकते, लेकिन एसेंस क्या है, एसेंस ये है, सराउंडिंग कोई एटम ऐसा, ग्रुप ऐसा हो जो बैक बॉन्डिंग जैसा इफेक्ट दे सके, तो वो बिल्कुल स्टेबलाइज करे। अब आता है यहां नीट का सवाल, अरेंज, इसी बेसिस पे नीट में सवाल आया था, फॉलोइंग, अरेंज फॉलोइंग सिंगलेट कार्बिन्स, अरेंज फॉलोइंग सिंगलेट कार्बिन्स in decreasing order of stability, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। देखिए CF2 डाईफ्लोरोकार्बिन, डाईक्लोरोकार्बिन, डाईब्रोमोकार्बिन और डाईआयोडोकार्बिन, ये चार कार्बन हैं, इनको
सिंगलेट स्टेट में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में सेट करना है। अभी हमने देखा कि इनमें भाई ये क्यों सिंगलेट स्टेट में होते हैं कि भाई फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या करेगा, वो जो एम्प्टी पी ऑर्बिटल है कार्बन का, उसको बैक बॉन्डिंग के थ्रू, उसको क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग के थ्रू, अपने लोन पेयर के थ्रू बैक बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज करेगा। वो काम क्लोरीन भी कर सकता है भाई, ब्रोमीन भी कर सकता है, क्या अंतर है? वो काम वो इफेक्ट तो क्लोरीन भी शो कर सकता है। तो हमको अंतर देखना है, वो इफेक्ट तो क्लोरीन भी दिखा सकता है, लेकिन देखते हैं, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से दिख रहा है अंतर। बैक हमने पढ़ा कि बैक बॉन्डिंग तभी इफेक्टिव होगी, क्या चाहे कोई भी बॉन्डिंग, जब इक्वल साइज के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। जब इक्वल साइज के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव होता है। अब यहां देखिए, यहां यहां कैसा बॉन्डिंग है, फ्लोरीन के लोन पेयर किस ऑर्बिटल में है, 2p में, कार्बन का 2p ऑर्बिटल खाली है, तो यहां है बैक बॉन्डिंग 2p पाई 2p है कि नहीं? फ्लोरीन के लोन पेयर 2p में, कार्बन का p ऑर्बिटल खाली। यहां देखिए, क्लोरीन का लोन पेयर किस में है, 3p में, और कार्बन का किस ऑर्बिटल, 3p पाई 2p पर। आगे चल के 4p2p हो जाएगा, 5p2p हो जाएगा। अब देख रहे हैं जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ऑर्बिटल का मिसमैच होगा साइज का, सबसे इफेक्टिव जो बैक बॉन्डिंग होगी, देख लो सिंपल, CF2 में, और स्टेबिलिटी का यही ऑर्डर आपको मिलेगा। ये नीट का सवाल है, ये है नीट का क्वेश्चन। अब एक और इंटरमीडिएट बाकी है, नाइट्रीन्स, चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। दीज आर न्यूट्रल मोनोवेलेंट स्पीसीज ऑफ नाइट्रोजन having one bond pair, having one bond pair and 4 other electrons. Four other electrons which may or may not be paired. मतलब फिर से इसमें भी आपको सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट मिलेंगे, and 4 other electrons which may or may not be paired. May or may not be paired. देखिए एग्जाम्पल पहले, ये है एल्काइल नाइट्रीन, एक बॉन्ड पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में भी होंगे चाहे अनपेयर्ड फॉर्म में भी होंगे, इसको बोलेंगे एल्काइल नाइट्रीन, RCON, ये कहलाएगा, दिस इज एल्काइल। अब एल्काइल में बहुत कुछ हो सकता है, एल्काइल, एराइल, ठीक है, मिथाइल, ये है एल्काइल नाइट्रीन, ये है एसाइल नाइट्रीन, और डिपेंडिंग ऑन आर ग्रुप बहुत सारे नाइट्रीन हो सकते हैं। ये भी 2 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। दे ऑल्सो एग्जिस्ट इन 2 states. Singlet nitrins एंड ट्रिपलेट नाइट्रीन्स। अब हमने सिंगलेट और ट्रिपलेट के बारे में जान लिया बहुत, तो सिंगलेट नाइट्रीन है sp2 हाइब्रिडाइज, ये देखिए सिंगलेट नाइट्रीन में क्या है, ये है 3 sp2 ऑर्बिटल, sp2 के 3 ऑर्बिटल, sp2 sp2 sp2,
तो जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे क्या है, चूंकि सिंगलेट है, ऑब्वियस है, सिंगलेट का मतलब क्या हुआ कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसकी होगी 1 के बराबर। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो चारों हैं वो पेयर्ड होंगे, वो क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। तो पेयर कहाँ है इलेक्ट्रॉन, ये देखें, वो दोनों जो इलेक्ट्रॉन चार हैं पेयर्ड, वो दो अलग अलग sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में पड़े हुए हैं, वो दोनों। और ये है प्योर p ऑर्बिटल इसका खाली, ये है क्या, अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल, प्योर p ऑर्बिटल। कितना आएगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इस सारे के इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, दैट विल बी 0 + 1 मतलब 1 के बराबर। ट्रिपलेट होते हैं sp हाइब्रिडाइज, ये होते हैं sp हाइब्रिडाइज, ये दोनों sp ऑर्बिटल है, ये होते हैं sp हाइब्रिडाइज, ये दोनों है sp ऑर्बिटल। अब जो दो और इलेक्ट्रॉन है भाई, ऑब्वियस है स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसकी 3 है, तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 में से 2 पेयर्ड और 2 क्या होंगे, अनपेयर्ड, 2 होंगे अनपेयर्ड, और वो दोनों होंगे अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल में, वो दोनों क्या होंगे, अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन रख देते हैं, ये है sp2 हाइब्रिडाइज और ये है sp, दो अनपेयर्ड है, मल्टीप्लिसिटी इसकी कितनी होगी, 3 के बराबर। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। अब आगे लेक्चर्स में बहुत इंपॉर्टेंट था, इनको बस हमने इंट्रोडक्शन देखा है, इनके रिएक्शंस किस रिएक्शन बनते हैं, फर्दर कैसे रिएक्ट करते हैं, ये जब रिएक्शन आएंगे तब बताया जाएगा। ये जब रिएक्शन इनके आएंगे डिफरेंट डिफरेंट, एक रिएक्शन थोड़ी नहीं, बहुत सारे रिएक्शन है, बहुत सारे रिएक्शन में आपको कार्बोकेटायन, बहुत सारे रिएक्शन में कार्बेनायन, ये सब देखने को मिलेगा। तब आपको पता चलेगा कि बनते कैसे हैं, या बस वो कैसे दिखते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है, ये बात हमने की है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया है। अब आगे चल के क्या क्या इसमें रिएक्शन होते हैं, कैसे प्रोसेस होते हैं, कौन से फैक्टर इनकी स्टेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं, वो हम देखेंगे। और ये चीज़ें हमारे रिएक्शन को समझाने में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम आएगी। तो ये था इंट्रोडक्शन लेक्चर, तो आप जरूर देखिए इसको। साथ साथ में अब नेक्स्ट धीरे धीरे आगे चल के हम डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स पढ़ेंगे, वो इफेक्ट्स जो इनके स्टेबिलिटी में चाहे और भी प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट थ्योरी पढ़ेंगे, फिर रेजोनेंस इफेक्ट एंड बहुत सारे इफेक्ट पढ़ेंगे, सारे सवाल करेंगे, तो जरूर देखिएगा। लेक्चर एकदम सीक्वेंस में होंगे, एक बार लेक्चर प्रिपेयर हो जाने के बाद चीज़ें एकदम प्लेलिस्ट अपडेटेड होगी सीक्वेंस में, जाके आपके लिए सारे। तो बताइएगा कैसा लगा लेक्चर, और अगर कुछ और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।